साल 1972 को एक प्लेन जिसका नंबर 51 होता है, ये एक रग्बी टीम को साउथ अफ्रीका से चिली ले जा रहा होता है। इसमें 45 पैसेंजर्स होते हैं, जिसमें रग्बी टीम के प्लेयर्स और साथ ही उनके फैमिली मेंबर्स भी होते हैं। लेकिन इस प्लेन का एडीज की पहाड़ियों के करीब पहुंचने से ही मौसम तब्दील हो जाता है और ये प्लेन एक बड़ी सी पहाड़ी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से प्लेन के आगे वाला हिस्सा जिसमें पैसेंजर्स थे दूर जा गिरता है। इसमें कुछ लोग भी मारे जाते हैं और बचने वाले लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। इस एक्सीडेंट में प्लेन के पायलट की भी मौत हो जाती है। फिर रात के वक्त टेम्परेचर और ज़्यादा गिर जाता है, ठंड बढ़ जाती है और इन सब को डेड बॉडीज़ के साथ ही सोना पड़ता है। अगली सुबह ये सब प्लेन से बाहर आ जाते हैं और अब तूफान भी थम चुका था। खाने का जितना सामान था वो उसे एक बैग में इकट्ठा कर लेते हैं। ये नहीं जानते थे कि वो कितने दिन यहाँ रहेंगे, तो वो खाने को थोड़ा थोड़ा और बचा कर खाते हैं। इस बीच एक प्लेन भी ऊपर से गुजरता है। वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें लगाते हैं, लेकिन ये सब फजूल था क्योंकि उन लोगों की आवाज़ें वहाँ तक नहीं पहुँचती और वो प्लेन उनकी आंखों के सामने वहाँ से चला जाता है। तो अब उनकी उम्मीदें भी टूट चुकी थी। रात के वक्त ये ठंड से बचने के लिए प्लेन के टूटे हुए हिस्से को सूटकेस और डेड बॉडीज से कवर करते हैं ताकि ठंडी हवाएं अंदर ना आ पाए। यहाँ फंसे उन्हें 3 दिन गुजर जाते हैं और उनके एक दोस्त नैंडो को भी होश आ जाता है। तो वो रेंगता हुआ अपनी बहन के पास जाता है। अपनी बहन से उसे पता चलता है कि उनके माता पिता मर चुके हैं और अब उसकी बहन की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ से निकलने के लिए ये लोग एक एक्स का निशान भी बनाते हैं ताकि कोई प्लेन उन्हें देख लेगा और रेस्क्यू कर लेगा। अगले ही दिन वहाँ पर एक प्लेन आता है, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता और प्लेन वहाँ से चला जाता है। अब उन्हें पता चल जाता है कि कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। तो उनमें से कुछ लोग प्लेन के दूसरे हिस्से की तरफ जाने का तय करते हैं कि इसमें उनको रेडियो मिल जाएगा जिससे वो किसी से मदद ले सकेंगे। लेकिन ये पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो तूफान आने का खतरा बढ़ जाता है, तो ये लोग वापस आ जाते हैं। नैंडो इनको कहता है कि मैं ज़िंदा रहने के लिए अपने साथियों की डेड बॉडीज़ को भी खा लूँगा। इस बात पर दूसरे लोग भी एग्री करते हैं और वो भी डेड बॉडीज़ खाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास खाना ख़त्म हो चुका था और उन्हें सिगरेट्स और शू लेसेस भी खाने पड़ते हैं। और अब नैंडो की बहन भी मर चुकी थी और वो यहाँ से बाहर निकलने का ठान लेता है। भूख की वजह से उनका वज़न भी दिन ब दिन कम होता जा रहा था, तो ये सब अब डेड बॉडीज़ को भी खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनमें से 5 लोग खाने से मना कर देते हैं। अब यहाँ उन्हें फंसे 9 दिन गुजर जाते हैं। कुछ लोगों को एक जगह से रेडियो मिलता है और वो जैसे तैसे करके उसको चला लेते हैं और रेडियो पर खबर आती है कि गवर्नमेंट ने 60 से ज़ायद ऑपरेशन किए हैं, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं, तो वो उनकी तलाश जारी करना बंद कर रहे हैं। ये सुनते ही सब पागल हो जाते हैं क्योंकि उनकी अब आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। ये सब बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। साथ ही जो 5 लोग मांस खाने से इनकार कर रहे थे, ज़िंदा रहने के लिए वो लोग भी मांस खा लेते हैं। प्लेन के पिछले हिस्से तक पहुंचने के लिए 3 लोग फिर वहां से निकल पड़ते हैं कि शायद उन्हें वहां काम की चीज़ मिल जाए, लेकिन तूफ़ान की वजह से वो जैसे तैसे करके रात गुजारते हैं और खाली हाथ वापस आ जाते हैं। दिल बहलाने के लिए ये सब एक दूसरे से पुरानी बातें शेयर करते हैं, जिसे सोचकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कौन सी मुसीबत उनके सर पर आने वाली है। अचानक से तूफान का झोंका आता है और ये सब बर्फ में दब जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके वो बर्फ से बाहर निकलकर अपने दूसरे दोस्तों की मदद करते हैं। लेकिन फिर से तूफान का एक झोंका आता है और ये लोग प्लेन समेत कई फुट बर्फ में धंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनके कई साथी भी मारे जाते हैं। लेकिन एक लड़का जिसका नाम न्यूमा होता है,
وہ باہر نکلنے کے لیے راستہ بناتا ہے۔ اس دوران اس کا پیر بھی شیشے سے لگ کر کٹ جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہار نہیں مانتا اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ باہر نکلنے کے لیے راستہ بنا لیتا ہے اور ساتھ ہی دوسرے لوگوں کو بھی باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان کے ایک اور دوست کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ وہ اس بیچارے کا CPR بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مر جاتا ہے۔ اب 4 لوگ پھر سے پلین کے دوسرے حصے تک پہنچنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، جس میں نیوما بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا زخم ٹھنڈ کی وجہ سے جم جاتا ہے۔ اس کے دوست نیوما کو واپس چلنے کا کہتے ہیں، لیکن وہ انہیں آگے بڑھنے کا کہہ کر خود وہاں سے اکیلا واپس آ جاتا ہے۔ اگلے ہی دن وہ تینوں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پلین کا دوسرا حصہ موجود ہوتا ہے۔ انہیں یہاں پر کھانے پینے کا بہت سارا سامان ملتا ہے اور انہیں پلین میں موجود ریڈیو بھی ملتا ہے، جس سے ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ ریڈیو سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کام بھی نہیں کرتا، تو وہ لوگ وہاں سے ضرورت کا سامان لے کر واپس اپنے دوسرے دوستوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور اب نیوما کا زخم بھی بہت ہی زیادہ بڑھ چکا تھا اور اس کے بچنے کی امید نہیں ہوتی۔ مرنے سے پہلے نیوما ان کو کہتا ہے، اگر میں مر جاؤں تو تم لوگ میرا گوشت کھا سکتے ہو، تاکہ اس سے تم لوگوں کو کچھ دن کا کھانا مل جائے گا۔ پھر نیوما دم توڑ جاتا ہے اور بیچارہ مر جاتا ہے۔ اب انہیں یہاں پھنسے 50 دن گزر جاتے ہیں۔ نینڈو کو یقین ہوتا ہے کہ ان پہاڑیوں کے پیچھے چلی کی وادی ہے، جہاں پہنچ کر یہ کسی سے مدد لے سکیں گے۔ تو نینڈو اور ایک اور لڑکا روبرٹو اپنے ضرورت کا سارا سامان لے کر اس لمبے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں کئی طوفان آتے ہیں، لیکن یہ ان کا بھی مقابلہ کرتے ہیں اور آخرکار 10 دن کے بعد یہ چلی کی وادی میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں انہیں ایک آدمی دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ وہ ان دونوں کی طرف ایک پیپر اور پینسل پھینکتا ہے، جس پر وہ اپنا سارا واقعہ لکھتے ہیں، اور یہ آدمی کو وہ پیپر واپس کر دیتے ہیں، اور یہ آدمی نینڈو اور روبرٹو کو اپنے گھر لے آتا ہے، اور وہ دونوں کافی دنوں بعد جی بھر کر صاف ستھرا کھانا کھاتے ہیں، اور ان کا لکھا ہوا لیٹر بھی گورنمنٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف پلین میں بیٹھے لوگوں کی طرف بھی ریڈیو پر خبر آتی ہے کہ ان کے لیے ریسکیو ٹیم پہنچ رہی ہے، تو وہ لوگ خود کو تیار کرتے ہیں کیونکہ اب وہ اس بھیانک جگہ سے نکل رہے تھے، اور آخرکار نینڈو ریسکیو ٹیم کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے، اور پھر ان سب لوگوں کو ایک ایک کر کے وہاں سے ریسکیو کر لیا جاتا ہے، اور یہ لوگ اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں۔ آخر پر یہ سفر یادگار بنانے کے لیے وہ ایک رات ساتھ میں گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ دکھ بھری کہانی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔